students, this is Radhika here and today we are going to talk about the last session of our chapter Matter in Our Surroundings. This is the last session which includes the rest question answer of our chemistry textbook. So the first question is that why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्लियरली वेपराइजेशन वाले चैप्टर में समझाया था। क्या होता है, जो सॉसर होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है देन कप से, और ये वाली बात तो हमें क्लियर है ही है ना, दैट व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन इज आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे सब्सटेंस का सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता चला जाता है। अब क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है रेदर देन कप के, तो ऑब्वियसली क्या होगा, evaporation will be faster in saucer in comparison with cup. This is the reason it is easier to sip hot tea or milk from a saucer. Clear? The question number 2 is why does a desert cooler cool better on a hot dry day? ये भी मैंने आपको बताया था evaporation वाले सेशन में ही। The temperature is high and the humidity is low on a hot dry day. Hot dry में क्या होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर तो हाई होगा लेकिन ह्यूमिडिटी लो होगी। अब क्या होता है, ये वाला फैक्ट आप जानते हो, दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, इवेपोरेशन का रेट क्या है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो क्या होता है, हॉट ड्राई डे में इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी लो होती है। तो द वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट डेजर्ट कूलर एंड इवेपोरेट्स। अब वाटर क्या करता है, हीट लेता है डेजर्ट कूलर से और इवेपोरेट हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इनटू कूलिंग इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। दिस इज द रीजन जो डेजर्ट कूलर होता है वो बेटरली कूल कर पाता है इन अ हॉट ड्राई डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर कैप्ड इन अ अर्थन पॉट, दैट इज मटका में जो वाटर होता है बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। नॉर्मली गांव के लोग जो होते हैं ना, विलेजेस पीपल, वो ये वाला काम यूज करते हैं, ये वाला वर्क करते हैं कि जो मटका होता है उसमें वो पानी फिल कर लेते हैं और वो ठंडा हो जाता है समर्स में। उसका रीजन भी क्या होता है, इवेपोरेशन। मैंने बताया था ना, इवेपोरेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों होता है ऐसा, अर्थन पोर्स कंटेन टिनी पोर्स। जो मटके होते हैं उनमें छोटे छोटे माइनर पोर्स अवेलेबल होते हैं। ड्यूरिंग समर व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू देम, जब समर्स में हम वाटर डालते हैं उनमें, some of the water seeps through pores to the outer surface. कुछ वाटर है जो होता है वो पोर्स के थ्रू बाहर निकल आता है। The water molecule on evaporation escape from the tiny pores of the earthen pot. अब क्या हुआ, जो वाटर है वो थोड़ा बाहर निकल आता है। Heat required for evaporation is taken from the earthen pot and the water in it. अब जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, इवेपोरेशन कराने के लिए, तो वो क्या होता है, अर्थन पॉट से और उसका जो वाटर प्रेजेंट होता है उससे ले ली जाती है। दिस रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द रिमेनिंग वाटर। उससे क्या होता है, जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसकी जो हीट कंटेंट होती है उससे कमियां हो जाती है, उसमें लोअरिंग क्रिएट हो जाती है एंड द वाटर बिकम्स कूल, और उससे क्या होता है, वाटर कूल हो जाता है। तो ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन के इफेक्ट की वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What type of clothes should we wear in summer? ये वाला क्वेश्चन का भी मैं आंसर बता चुकी हूँ। हम समर्स में कौन से क्लॉथ्स पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, जिससे हमारा जो स्वेट होता है उसे वो एब्जॉर्ब इजीली कर पाता है। क्योंकि समर्स में हम प्रेस्पायर करते हैं और प्रेस्पायर करने से क्या होता है, हमें पसीना आता है ना ऑब्वियसली, तो उसे सुखाने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमें ऐसे क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट होगी जो गुड एब्जॉर्बर हो हीट के। दिस इज द रीजन हम गुड एब्जॉर्बर हो वाटर के। दिस इज द रीजन हम कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं, क्योंकि वो वाटर के गुड एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्या होता है, जो एसीटोन होता है या पेट्रोल होता है या परफ्यूम होती है, ठीक है, क्या होता है कि उनको जब हम अपनी पाम पे रखते हैं इजीली वो एवेपोरेट हो जाते हैं, और एवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारी पाम हमें कोल्ड दिखती है। ऐसे इसीलिए होता है बिकॉज दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। वो जो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं विच एवेपोरेट्स रेडिली।
जो इजीली एवोपरेट हो जाते हैं। When these liquids kept on palm, जब हम अपनी पाम पे रखते हैं, their particles get evaporate, वो evaporate हो जाते हैं, thus causing the palm cool. पाम के साथ क्या होता है, वो cool लगने लग जाती है, ठीक है। The next question is convert the following temperature into Celsius scale. अब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 273 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 293 को केल्विन को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमने 273 को उससे माइनस कर दिया और हमें रिजल्ट क्या मिला, 20 डिग्री सेल्सियस। सेम 470 केल्विन में से भी जब 273 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 197 डिग्री सेल्सियस। तो 293 केल्विन को हम 20 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और 470 केल्विन को हम 197 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये बात? केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 273 में से उसे माइनस करना होता है। The next question is convert the following temperatures to the Kelvin scale. वहां पे हमने क्या करा था, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करा था और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। वहां पे हमने 273 को माइनस करा था और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 273 को एडअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सेल्सियस है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है, उसमें 273 को प्लस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 298 केल्विन। सेम 373 के डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 को प्लस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 646 केल्विन। सो क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस को हम 298 केल्विन भी लिख सकते हैं और 373 डिग्री सेल्सियस को हम 646 केल्विन भी लिख सकते हैं। समझ में आई ये वाली बात? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें इसके लिए रीजन बताना है एंड द क्वेश्चन इज नैप्थलीन वॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स। जो नैप्थलीन की वॉल होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं बिना किसी सॉलिड को लीव किए। उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन ये होता है दैट नैप्थलीन इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। नैप्थलीन क्या होता है? सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है। सब्लिमेबल सब्सटेंस दैट इज जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो पाए और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो पाए एंड कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। सब्लिमेबल सब्सटेंस होने की वजह से वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स के थ्रू हीट लेके। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मैंने बताया था ना सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से पास किए बिना सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना, यही सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं कीप्स ऑन फॉर्मिंग नैप्थलीन वेपर्स। क्या होता है, जो नैप्थलीन वेपर्स होती हैं वो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो नैप्थलीन वेपर्स का फॉर्मेशन करती रहती हैं which slowly disappears into air, जो धीरे धीरे एयर में डिसअपीयर हो जाते हैं। Hence no residue is left, इसीलिए कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता कुछ टाइम के बाद में। तो क्या हुआ, नैप्थलीन जो होता है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नैप्थलीन बॉल्स जो है सराउंडिंग से हीट लेती हैं और वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एयर में मिक्स हो जाती हैं, एयर में डिसअपीयर हो जाती हैं। दिस इज द रीजन कि कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता थोड़े टाइम बाद। The second thing is that we can get the smell of perfume sitting several meters away. जो परफ्यूम की स्मेल है वो हमें काफी दूर तक आ जाती है, कितनी भी दूर हम बैठे हों। तो ये क्यों होता है? Because the smell of aroma of perfume reaches several meters away due to the fast diffusion of the gas. गैस में क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्टली डिफ्यूज करते हैं। मैंने बताया था सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो इजीली डिफ्यूज नहीं कर पाते, बट गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फास्ट रेट पे डिफ्यूजन करते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। दिस इज द रीजन जो स्मेल होती है, जो स्मेल ऑफ अरोमा ऑफ परफ्यूम वो इजीली हमें पहुंच जाती है यदि हम थोड़े मीटर्स अवे भी हैं उससे खड़े हुए, क्योंकि डिफ्यूजन होता है किससे, एयर के थ्रू डिफ्यूजन हो पाता है पार्टिकल्स का और वो हमारे पास इजीली पहुंच जाती है। ठीक है,
The next question is arrange the following substance in increasing order of force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है, इन्हें अरेंज करना है बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है. मैंने क्या बताया था? सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होती है, जबकि जो स्पेस होता है वो कम होता है. ठीक है, लिक्विड्स का क्या रहता है? वो गैस और सॉलिड के बीच में रहता है, और गैसेस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, जबकि स्पेस सबसे ज्यादा होता है. क्लियर? तो क्या होगा, जो हमें यहाँ पे अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है? सॉलिड्स में. तो उसे हम सबसे बाद में रखेंगे. स्टार्ट किससे करेंगे? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है. तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है? ऑक्सीजन में, दैट इज गैस में. उससे ज्यादा वाटर में, दैट इज लिक्विड में, और सबसे ज्यादा शुगर में, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है. क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट में. क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है, जिसपे वाटर लिक्विड स्टेट में बिहेव करता है. 0 डिग्री सेल्सियस उसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और वहां पे वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट में प्रेजेंट रहेगा. रिमेंबर, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट में प्रेजेंट रहता है. समझ में आया? 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? लिक्विड स्टेट में. 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में हो सकता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और गैसेस स्टेट में अवेलेबल हो सकता है. So the next question is give reason to justify water at room temperature is a liquid. अभी मैंने वही बताया 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विड रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन वही देना है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. अब क्यों होता है? ऑब्वियसली लिक्विड होने के लिए क्या होनी चाहिए? लिक्विड की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. तो वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो. क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर फ्लो कर सकता है और लिक्विड्स फ्लो करते हैं. दिस इज द रीजन वाटर लिक्विड होगा. ऑल्सो इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज फिल्ड. जिस भी वेसल में हम उसे भरेंगे, फिल करेंगे, वो उसी की शेप ले लेता है. बट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज. लेकिन उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती. और एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड की. दिस इज द रीजन वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहता है. Second thing is that an iron almirah is a solid at room temperature. अब एग्जाम बताना है कि जो अलमीरा होती है आयरन की, वो सॉलिड क्यों है? तो सॉलिड क्यों होगी? जब उसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. क्योंकि अलमीरा की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो हार्ड होती है और रिजिड होती है, एंड उसकी डेंसिटी जो होती है क्वाइट हाई होती है. दिस इज द रीजन जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. क्यों होता है? व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. जो आइस होती है 273 केल्विन पे वो ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. बिकॉज जो मेल्टिंग होती है आइस की टेक्स इट्स लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस. जो आइस की मेल्टिंग होती है उसमें क्या होता है? जो हीट होती है, लेटेंट हीट होती है, वो सब्सटेंस से वो ले लेती है, कूल्स द सब्सटेंस, सब्सटेंस को कूल करती है. एंड इन कंट्रास्ट जबकि वाटर में क्या होता है 273 केल्विन पे cannot absorb such latent heat. वो ऐसी कोई latent heat को absorb नहीं कर पाता और cooling effect नहीं दे पाता. ठीक है, the next question is what produce more CV1s, boiling water और steam. boiling water ज्यादा CV1s क्रिएट करेगा या steam? इसे समझने के लिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है. steam particles at 100 Celsius have more energy contained than the particles of the water at 100 degree Celsius. जो स्टीम पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज ऑफ द फॉर्मर गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्योंकि जो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो टर्म यूज होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन.
बॉइलिंग वाटर डजंट प्रोवाइड दैट मच एनर्जी कंटेंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग वाटर जो है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता। When this steam touches our body, जब ये जो स्टीम है हमारी बॉडी को टच करती है, it gives out all the its latent heat of vaporization। क्या होता है, जितनी भी latent heat of vaporization होता है वो उसे gives out कर देती है to out skin and thus cause more CO1s than water। और यही रीजन होता है कि जो स्टीम होती है वो more CO1s क्रिएट करती है than the water। तो किसकी वजह से, latent heat of vaporization की वजह से। समझ में आया कंसेप्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जो स्टीम होती है वो मोर CO1s क्रिएट करती है देन द बॉइलिंग वाटर। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्नड अबाउट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, हमने पढ़ा क्या क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स को सॉल्व आउट किया। ऑल्सो चैप्टर को फिनिश होने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, हमने पढ़ा इवेपोरेशन का इफेक्ट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल गोना हैव अनदर टॉपिक्स। टिल देन गुड लक।